पेपर लीक पर सरकार का बड़ा कदम, लोकसभा से पास हुआ सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024, 10 साल की कैद और जुर्माने का है प्रावधान। जल प्रदूषण संशोधन विधेयक को मिली राज्यसभा से मंजूरी, 1974 के एक्ट में संशोधन करेगा यह बिल, नियमों में हुए बड़े बदलाव। चुनाव से पहले सरकार ने जारी किया अंतरिम बजट, महिलाओं और किसानों पर दिया गया जोर, कई योजनाओं का हुआ जिक्र। देश में बढ़े सर्वाइकल कैंसर के मामले, तमिलनाडु में दर्ज हुए सबसे अधिक केस, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का भी हाल बुरा। और हिमाचल प्रदेश में दिखी दुर्लभ तितली, डस्टेड अपोलो है प्रजाति का नाम, साल 1890 में हुई थी इसकी खोज। संसद के बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही सरकार कई बिल लेकर आई है। इसी कड़ी में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 लोकसभा से पास हो गया। इस बिल का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है। यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं के संबंध में कई अपराधों को परिभाषित करता है। साथ ही यह बिल अनुचित साधनों को भी निर्दिष्ट करता है, जिसमें प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी तक अनधिकृत पहुंच, प्रश्न पत्र लीक करना, सार्वजनिक परीक्षा के दौरान उम्मीदवार की सहायता करना जैसे अपराध शामिल हैं। इसके साथ ही कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधनों के साथ छेड़छाड़ और समय से पहले परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी का खुलासा करना भी अपराध माना गया है। इन सभी अपराधों पर 3 से 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। आपको बता दें कि विधेयक के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमन योग्य होंगे। वहीं इन अपराधों की जांच उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार जांच को किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर सकती है। बता दें कि विधेयक में सार्वजनिक परीक्षाओं से तात्पर्य निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षाओं से है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान और केंद्र सरकार के विभाग और भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाएं शामिल हैं। बीते दिनों राज्यसभा में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। यह जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन करता है। विधेयक पास होने के बाद शुरुआती चरणों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। हालांकि अन्य राज्य भी अपने क्षेत्र में इसकी प्रयोज्यता बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। वहीं इस विधेयक में कई बदलाव किए गए हैं, जहां 1974 के अधिनियम के तहत SPCB यानी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। वहीं विधेयक के मुताबिक केंद्र सरकार अध्यक्ष के नामांकन के तरीके और सेवा की शर्तों को निर्धारित करेगी। साथ ही नए औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना के लिए SPCB की पूर्व सहमति से छूट देने का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा विधेयक में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार SPCB द्वारा दी गई सहमति को मंजूर करने, अस्वीकार करने या रद्द करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। गौरतलब है कि एक्ट के अनुसार किसी भी उद्योग या उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए SPCB की पूर्व सहमति आवश्यक है। इस बिल में केंद्र सरकार को दंड निर्धारित करने के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकारी केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव स्तर का होना चाहिए। वहीं बिल से कई अपराधों को हटाया गया है। इसके साथ ही कई अपराधों के लिए कारावास की सजा को हटाकर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिल के अनुसार अपराधों के लिए जुर्माना 10,000 रुपए से 15 लाख रुपए के बीच होगा। हाल ही में राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित किए गए, जिनमें ओडिशा और आंध्र प्रदेश में SC और ST की सूची को संशोधित करने का प्रावधान है।
विधेयक के तहत आंध्र प्रदेश में 3 जनजातीय समूहों को एसटी की सूची में जोड़ा गया है, जिसमें बोंडो पोरजा, खोंड पोरजा, पारंगी पेरजा जैसी जातियां शामिल हैं। जबकि ओडिशा में इस सूची में 4 समूहों को जोड़ा गया है। ये सभी जातियां पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में शामिल हैं। दरअसल साल 1973 में ढेबर आयोग द्वारा आदिम जनजातीय समूह को एक अलग श्रेणी बनाया गया। हालांकि वर्ष 2006 में इसका नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया गया। ये मौजूदा समय में देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करते हैं। वर्तमान में भारत में 75 पीवीटीजी समूह हैं। बताते चले कि एससी और एसटी कैटेगरी में जातियों को शामिल करने के लिए एक खास प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों से संविधान, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां आदेश 1950 में संशोधन करना होता है। संविधान के आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति जबकि 342 में अनुसूचित जनजाति से जुड़े संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया है। यह मुख्य बजट पारित होने तक वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के लिए सरकार को धन उपलब्ध कराएगा। बता दें कि सरकार द्वारा 2024-25 में 47,65,768 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 6% अधिक है। जबकि 2024-25 में प्राप्तियां उधारियों के अलावा 30,80,274 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से लगभग 12% अधिक है। इसके अलावा 2024-25 में नॉमिनल जीडीपी में 10.5% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। वहीं इस वर्ष राजस्व घाटा जीडीपी के 2% पर लक्षित है, जबकि राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1% पर लक्षित है। नई योजनाओं के लिए आर्थिक मामलों के विभाग को 70,449 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बता दें कि इस बजट में 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही लोगों को अपना घर बनाने में मदद करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसमें किराए के मकान, झुग्गियों और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्गीय लोग शामिल होंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु टीकाकरण की बात कही गई है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा बजट में प्रावधान है कि 1 करोड़ घरों का रूफटॉप सोलराइजेशन करने का प्रावधान है। वहीं तटीय एक्वाकल्चर को बहाल करने के लिए ब्लू इकोनॉमी 2.0 योजना शुरू की जाएगी। इसी के साथ सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो डीएपी उर्वरक के इस्तेमाल का विस्तार करने का प्रस्ताव है। डेयरी किसानों की सहायता के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मत्स्य संपदा योजना के विस्तार की बात भी कही गई है। हाल ही में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण यानी एएसआई ने 2020-21 और 2021-22 के लिए एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में विनिर्माण क्षेत्र में लगे लोगों की संख्या और उनकी मजदूरी पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें यह वित्त वर्ष 2021 में मामूली गिरावट के बाद 2022 में वापस अपने स्तर पर पहुंच गई। आंकड़ों के मुताबिक प्रति कारखाना औसत श्रमिकों की संख्या 2021-22 में 54.4 है, जबकि 2020-21 में 50.3 और 2019-20 में 53 थी। 2 दशकों में पहली बार कारखानों की संख्या में मामूली गिरावट आई है। वहीं जो कारखाने मौजूद हैं वे प्रति कारखाने अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। इसके साथ ही बड़ी फैक्ट्रियां भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अपने छोटे समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि ये आंकड़े आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में दिए गए डेटाबेस की पुष्टि करते हैं। समग्र विनिर्माण जीवीए के लिए 2019-20 में 3% का संकुचन देखा गया, जबकि 2021-22 में 11.1% की वृद्धि देखी गई। 2021-22 में कारखानों की संख्या मामूली गिरकर 249,987 हो गई। इस अवधि के दौरान श्रमिकों और व्यक्तियों दोनों की संख्या में वास्तव में वृद्धि हुई। श्रमिकों को दिया जाने वाला कुल वेतन 2021-22 में पूर्व महामारी के स्तर पर पहुंच गया था। वहीं साल 2018-19 में श्रमिकों की चक्र वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 4% रही।
वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण भारत में औद्योगिक सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 10 या अधिक श्रमिकों के साथ बिजली का उपयोग करने वाले कारखाने शामिल होते हैं। वहीं 20 या अधिक श्रमिकों के साथ बिजली का उपयोग ना करने वाले कारखाने भी शामिल किए जाते हैं। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतिश उपकरण लॉन्च किया। इसका उद्देश्य राज्य के किसानों को बाढ़, हीट वेव और कोल्ड वेव के बारे में अलर्ट करना है। इस उपकरण का नाम नीतिश यानी नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स रखा गया है। यह डिवाइस उन्नत सेंसर और तकनीक से लैस है। उपकरण की मदद से मौसम की स्थिति में बदलाव का पता लगाया जा सकता है। यह एसएमएस के द्वारा किसानों को आधे घंटे पहले अलर्ट कर देगी। यह डिवाइस शरीर की गर्मी से चार्ज हो जाएगा। साथ ही यह डिवाइस 3 तरह से अलर्ट बजाएगा। अलर्ट के लिए यह ध्वनि संदेश भेजेगा जिसमें इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा। जब तक उपयोगकर्ता इसे बंद नहीं कर देता तब तक इंडिकेट करता रहेगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसकी बिजली गिरने की भविष्यवाणी करने की क्षमता है, जो खुले खेतों में काम करने वाले किसानों के जीवन को बचाएगा। इसके अलावा यह डिवाइस किसानों को गर्मी और शीतलहर की शुरुआत के बारे में सूचित करेगी, जिससे वे फसल प्रबंधन और पशुधन देखभाल के बारे में उचित निर्णय ले सकेंगे। यह जानकारी मौसम की चरम घटनाओं के दौरान फसल क्षति को रोकने और पशुधन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में आश्चर्यजनक वृद्धि की सूचना दी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले साल यानी 2023 में सर्वाइकल कैंसर से 8,500 से अधिक नए मामले देखे गए, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि 2023 में तमिलनाडु में सर्वाइकल कैंसर से लगभग 36,014 मामले थे। वहीं उत्तर प्रदेश में 45,682, महाराष्ट्र में 30,414 और पश्चिम बंगाल में 25,822 मामले देखे गए थे। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार चेन्नई में प्रत्येक 1 लाख लोगों में से लगभग 15 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर था। आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर 35 से 44 वर्ष की महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। विश्व स्तर पर सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है। यह मुख्य रूप से एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लगातार संक्रमण के कारण होता है। एचपीवी एक सामान्य यौन संचरित संक्रमण है जो त्वचा, जननांग क्षेत्र और गले को प्रभावित कर सकता है। इसे टीकाकरण और नियमित जांच के माध्यम से रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक सर्वाइकल कैंसर से बचने के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें कम से कम 70% महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जांच करना शामिल है। वहीं इस वर्ष के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने सर्वाइकल कैंसर पर एक घोषणा की है। इसके तहत 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा। हाल ही में गुजरात के वडनगर में मध्ययुगीन काल क्षेत्र की पहचान की गई। यह अध्ययन बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया। इस शोध में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2500 साल पुरानी पद्धति उजागर हुई है। दरअसल वडनगर में मध्यकाल और उत्तर मध्यकालीन अवधि के दौरान मॉनसून वर्षा के विभिन्न स्तर का रिकॉर्ड प्राप्त हुआ, जिसमें यह पाया गया कि इस क्षेत्र में लचीली फसल अर्थव्यवस्था विद्यमान थी। साइट से प्राप्त डेटा के अनुसार जलवायु बिगड़ने के दौरान भी यहाँ खाद्य उत्पादन होता रहा। चूंकि मध्यकाल के बाद की अवधि में मॉनसूनी बारिश का असमान वितरण था, जिसके कारण इस पद्धति में C4 पौधों का उपयोग किया गया। यह पद्धति वानस्पतिक विज्ञान आधारित थी, जो पुरातात्विक सामग्री के साथ वनस्पति ज्ञान को जोड़ती है। इस अध्ययन में स्थूल वानस्पतिक अवशेषों के अलावा सूक्ष्म वानस्पतिक और अनाज कणों को शामिल किया गया। साथ ही रेडियो कार्बन डेटिंग को भी इस अध्ययन में शामिल किया गया था। जानकारों की माने तो मौजूदा समय में भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। आपको बता दें कि C4 पौधे एक प्रकार के पौधे हैं जो एक विशिष्ट प्रकाश संश्लेषक मार्ग का उपयोग करते हैं, जिसे C4 कार्बन स्थिरीकरण मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। यह मार्ग गर्म और शुष्क वातावरण के साथ साथ उन स्थितियों के लिए एक अनुकूलन है जहां फोटो रेस्पिरेशन की उच्च संभावना होती है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पहली बार एक दुर्लभ तितली की प्रजाति देखी गई। बता दें कि इस प्रजाति का नाम डस्टेड अपोलो है। इस प्रजाति की वितरण सीमा लद्दाख से पश्चिम नेपाल तक फैली हुई है और यह आंतरिक हिमालय में 3,500 से 4,800 मीटर के बीच उड़ान भरती है।
यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत संरक्षित है। गौरतलब है कि पहली बार डस्टेड अपोलो की खोज साल 1890 में की गई थी। यह प्रजाति लद्दाख बैंडेड अपोलो से मिलती जुलती है। डस्टेड अपोलो में ऊपरी अग्र पंख पर पूरा डिस्कल बैंड होता है और यह कोस्टा से शिरा 1 तक फैला होता है, जबकि लद्दाख बैंडेड अपोलो में यह केवल शिरा 4 तक फैला होता है। डस्टेड अपोलो के पिछले पंखों पर डार्क मार्जिनल बैंड काफी संकरा होता है, जबकि लद्दाख बैंडेड अपोलो में यह चौड़ा होता है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश से कुल 11 अपोलो प्रजातियां दर्ज की गई हैं। इनमें से 5 को अनुसूचित प्रजाति घोषित किया गया है। व्यावसायिक रूप से यह तितली महत्वपूर्ण मानी जाती है और ऊंची कीमत के चलते इनका अवैध शिकार किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश अपोलो तितलियां अब लुप्त प्राय हो गई हैं और इनके संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। साथ ही राज्य में तितली पार्क और संरक्षण रिजर्व स्थापित करना चाहिए। हाल ही में नई दिल्ली में FSSAI की 43वीं बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में खाद्य सुरक्षा और मानकों के नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए कई संशोधनों को मंजूरी दी गई। इसके तहत खाद्य उत्पादों के लिए अब केवल FSSAI प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। बता दें कि FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इस संबंध में एक मसौदा अधिसूचना जारी करेगा। साथ ही संशोधनों को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों की टिप्पणियां भी मांगी जाएंगी। गौरतलब है कि एक राष्ट्र एक वस्तु एक नियामक की अवधारणा के अनुरूप इन संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि इस कदम से खाद्य उत्पादों का कारोबार करने में आसानी होगी। बता दें कि संशोधनों के लागू होने के बाद खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो और एगमार्क से प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी। इन विनियमों में दूध वसा उत्पादों के मानकों का संशोधन भी शामिल है। FSSAI मांस उत्पादों के मानकों के हिस्से के रूप में हलीम के लिए भी मानक तय करेगा। गौरतलब है कि हलीम एक प्रकार का व्यंजन है जो मांस, दाल, अनाज और अन्य सामग्रियों से बना होता है। इसके लिए फिलहाल कोई मानक तय नहीं है। बताते चले कि FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना साल 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह वस्तु के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है। यह उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसे BIS अधिनियम 1986 द्वारा स्थापित किया गया था, जो दिसंबर 1986 में लागू हुआ था। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. साल 1973 में ढेबर आयोग द्वारा आदिम जनजातीय समूह को एक अलग श्रेणी बनाया गया। 2. प्रधानमंत्री द्वारा PVTG समूह में जनजातियां शामिल की जाती हैं। 3. भारत में वर्तमान 85 PVTG समूह हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन करता है। 2. इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार द्वारा दंड निर्धारित करने के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। 3. बिल के अनुसार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर इस वायरस के कारण होता है। 2. यह त्वचा, जननांग क्षेत्र और गले को प्रभावित कर सकता है। 3. केवल स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से इस वायरस से बचाव संभव है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, C4 पौधे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विशेष पौधा केवल दक्षिण भारत में पाया जाता है। 2. यह पौधे एक विशिष्ट प्रकाश संश्लेषक मार्ग का उपयोग करते हैं। 3.
इन पौधों में फोटो रेस्पिरेशन की उच्च दर पाई जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर कोई भी नहीं। अंतिम प्रश्न है, डस्टेड अपोलो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह तितली की एक प्रजाति है। 2, इस प्रजाति की खोज साल 1890 में हुई थी। 3, इस प्रजाति की वितरण सीमा लद्दाख से पश्चिम नेपाल तक फैली हुई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने बरगुर हिल्स में आरक्षित वनों को थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है। इसे तमिलनाडु राज्य के 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस अभयारण्य की घोषणा सबसे पहले 2023 के राज्य बजट में की गई थी। यह अभयारण्य तमिलनाडु के इरोड जिले में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों में फैले क्षेत्र में स्थित है। इस अभयारण्य में एंथियूर, बरगुर, थट्टाकराई और चेन्नमपट्टी में आरक्षित वन क्षेत्र शामिल हैं। यह बाघ, हाथी, तेंदुए, जंगली सुअर, गौर और हिरण जैसे विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का निवास स्थान है। यह क्षेत्र उस गलियारे का हिस्सा है जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को माले महादेश्वरा हिल्स टाइगर रिजर्व और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने बेंगलुरु में मेंढक की एक अज्ञात प्रजाति की पहचान की है। बता दें कि इस प्रजाति का नाम सफेरोथेका वर्षाभू है। यह प्रारंभिक वर्षा के दौरान अपने बिलों से बाहर आते हैं। इसी व्यवहार के कारण इनका नाम सफेरोथेका वर्षाभू रखा गया। यह प्रजाति कुछ विशिष्ट लक्षण प्रदर्शित करती है जो इसे ज्ञात मेंढक प्रजातियों से अलग करती है। इस प्रजाति का व्यवहार और भौतिक विशेषता इसे शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। शोधकर्ताओं की टीम ने इस नए खोजे गए उभयचर की विशिष्टता की पुष्टि करने के लिए उन्नत आनुवंशिक विश्लेषण का उपयोग किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश में 700 से अधिक जिलों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना हुई। इनके द्वारा लगभग 8.3 लाख महिलाओं को मदद मिली है। गौरतलब है कि वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक योजना है। इस योजना को निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। इसका ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मानदंडों के अनुसार किया जाता है। इसका उद्देश्य निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। इन केंद्रों में एक प्रशासक, केस वर्कर, चिकित्सा कर्मी, पुलिस सुविधा अधिकारी, मनोसामाजिक परामर्शदाता, कानूनी परामर्शदाता, सुरक्षा गार्ड, IT कर्मचारी और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता होते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं। इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को वर्तमान पाकिस्तान के कराची में हुआ था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत साल 1954 में हुई थी। सार्वजनिक सेवा, साहित्य, विज्ञान और कला जैसे मानव गतिविधि के किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए यह प्रदान किया जाता है। भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन जैसलमेर के पास पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में होगा। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना द्वारा आक्रामक एवं रक्षात्मक क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया जाएगा। अभ्यास में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमान शामिल होंगे। राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जगुआर C-130J, चिनूक और अपाचे जैसे विमान भी इसमें होंगे शामिल। गौरतलब है कि अभ्यास का अंतिम संस्करण 2019 में पोखरण में आयोजित किया गया था। हाल ही में सरकार ने लोकसभा में श्रेष्ठ योजना के बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि यह योजना 9वीं और 11वीं कक्षा के अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए है। इसका उद्देश्य SC वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करना है। इसे आवासीय शिक्षा योजना के रूप में भी जाना जाता है। इसमें SC छात्रों को स्कूल के माहौल में एकीकृत करने में मदद करने के लिए ब्रिज कोर्स की पेशकश की जाती है। ब्रिज कोर्स का लक्ष्य विद्यालय के वातावरण को आसानी से अपनाने के लिए छात्रों की क्षमता में वृद्धि करना है।
छात्रों का चयन एक पारदर्शी तंत्र के माध्यम से किया जाता है। प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। हाल ही में फ्रांस भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। अब भारतीय पर्यटक एफिल टावर टिकट बुकिंग के लिए यूपीआई का उपयोग कर सकेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल भारत ने सिंगापुर और यूके सहित 10 देशों में अनिवासी प्रवासियों के लिए यूपीआई का विस्तार किया था। इन देशों की सूची में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। ईरान की ओर से भारत को एक नायाब तोहफा दिया गया है, जिसमें ईरान ने देश में आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए 15 दिनों की वीजा मुक्त नीति की घोषणा की है। यह सुविधा 4 फरवरी से शुरू की गई है। ईरानी दूतावास के अनुसार पासपोर्ट धारक व्यक्तियों को हर 6 महीने में एक बार बिना वीजा ईरान में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें अधिकतम 15 दिन रुकने की अनुमति होगी। हालांकि ईरान से पहले कई देश भारतीय पर्यटकों के लिए फ्री वीजा का ऐलान कर चुके हैं, जिसमें वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा धारकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। घोषणा के मुताबिक लगभग 1 लाख H-4 वीजा धारकों को स्वचालित कार्य प्राधिकरण प्रदान किया जाएगा, जो H श्रेणी धारक के पति या पत्नी और बच्चे हैं। यह कदम उन भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवरों के लिए अच्छी खबर है जो ग्रीन कार्ड के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। H-1B वीजा के लिए अर्हता प्राप्त व्यवसाय आमतौर पर प्रौद्योगिकी, वित्त, इंजीनियरिंग, वास्तुकला या अधिक जैसे क्षेत्रों में होते हैं। वहीं ग्रीन कार्ड, जिसे आधिकारिक तौर पर स्थायी निवास कार्ड के रूप में जाना जाता है, अमेरिका में अप्रवासियों को सबूत के तौर पर जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज है कि धारक को स्थायी रूप से रहने का विशेषाधिकार दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र सर्वव्यापी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है, जो भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को उत्प्रेरित करने के लिए संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को एक साथ लाता है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। इसमें विभिन्न देशों के लगभग 17 ऊर्जा मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें 6 देशों के मंडप भी होंगे, जिसमें कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।